नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, प्रदेश के नगर विकास और ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने लखनऊ के फैजुल्लागंज में आज 44 करोड़ के नाले सहित 52.75 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया है। फैजुल्लागंज की 1.5 से 2 लाख की आबादी को सालों से चली आ रही समस्या जैसे कि जल जमाव, गंदगी, संचारी रोग, मच्छर जनित बीमारियों से निजात दिलाने के लिए 45 करोड़ रुपए लागत से 9 किलोमीटर लंबाई के और 4 मीटर चौड़े पाइपलाइन आरसीसी नाले का शिलान्यास हुआ है। ए.के. शर्मा ने शिलान्यास किए गए सभी विकास कार्यों को 1 साल के भीतर पूरा करने का आश्वासन दिया है। तो वहीं 2024 के चुनावों को लेकर सपा दलितों और पिछड़ों को जोड़ने की कवायद में लगी हुई है। इसी कड़ी में सपा प्रमुख अखिलेश यादव रायबरेली पहुंचे, जहां पर उन्होंने महाविद्यालय में काशीराम के साथ साथ स्वामी प्रसाद मौर्य के पिता बदलू मौर्य की प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी को इससे क्यों समस्या हो रही है। अगर काशीराम की प्रतिमा का अनावरण किया जा रहा है तो उन्हें धन्यवाद देना चाहिए। साथ ही उन्होंने भाजपा पर जमकर हमला करते हुए भाजपा को गुंडों की पार्टी कहा है। मुजफ्फरनगर में किसानों को जल्द ही आवारा पशुओं से निजात मिलने वाली है, क्योंकि प्रतीक्षित काऊ सेंचुरी का काम शुरू हो गया है, जिसके चलते आज केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने गांव तुगलपुर कमहेड़ा के जंगल में बन रही आधुनिक काऊ सेंचुरी का निरीक्षण किया और अधिकारियों से बातचीत की। इस दौरान संजीव बालियान ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाएंगे। यथास्थिति का अब स्टे नहीं होने का काम शुरू हो जाना। तो किसानों को सौगात मिलने वाली है, क्योंकि काऊ सेंचुरी बनने जा रही है और इसी का निरीक्षण करने के लिए संजीव बालियान खुद पहुंचे हुए थे। करोड़ों रुपए की लागत से किसानों को काऊ सेंचुरी की सौगात संजीव बालियान देंगे। इस दौरान उनके साथ में तमाम प्रशासनिक अधिकारी, सचिव, महासचिव मौजूद थे और उन्होंने ट्रैक्टर चलाकर खेत भी जोता था, जिससे किसानों का उत्साहवर्धन भी संजीव बालियान करते नजर आए। और सबसे बड़ी बात यह कि काऊ सेंचुरी बन जाने के बाद सीधा लाभ क्या होगा, क्योंकि चूंकि किसानों की सबसे बड़ी समस्या अन्ना पशु होते हैं, क्योंकि किसान फसल जब खेत में अपनी तैयार कर लेते हैं तो अन्ना पशु फसलों को चर जाते हैं, फसलों को खराब कर देते हैं। इसे बचाने के लिए संजीव बालियान ने एक बड़ा स्टेप उठाया है। क्षेत्र में काऊ सेंचुरी बनेगी। काऊ सेंचुरी का निरीक्षण करने के लिए संजीव बालियान खुद पहुंचे हुए थे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक फतेहपुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने मंडी समिति में गेहूं क्रय केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को किसानों की समस्याओं का तुरंत निदान करने को लेकर दिशा निर्देश दिए। साथ ही अतीक अहमद पर डिप्टी सीएम ने कहा कि प्रदेश में अपराधी और अपराध जब तक समाप्त नहीं हो जाते तब तक कार्रवाई जारी रहेगी। अदालत के जरिए पैरवी करके कड़ी से कड़ी सजा हम दिलाएंगे। तो वहीं ओम प्रकाश राजभर के वायरल वीडियो में दिए गए बयान पर कहा कि अब ऐसा कोई वीडियो हमारे संज्ञान में नहीं आया है। आज फतेहपुर जनपद के सभी केंद्र प्रदेश की जो विकास योजनाएं उनके स्थलीय निरीक्षण भी करेंगे और फिर इसका बिंदुवार विभागवार समीक्षा भी करेंगे। फतेहपुर जनपद विकास के एजेंडे में प्रथम नंबर पर रहे, इसलिए हमारी सरकार प्राथमिकता के साथ स्थलीय निरीक्षण भी कर रही है और सारी योजनाओं को हम लागू करेंगे। सर, अति पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है इस पर। देखिए, प्रदेश में अपराध और अपराधी जब तक समाप्त नहीं होते लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। एक एक अपराधी को हम कड़ा सबक सिखाएंगे और अदालत के माध्यम से पैरवी करके कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे।
तो वहीं सुभाषपा प्रवक्ता सुनील अर्कवंशी हरदोई पहुंचे हुए थे, जहां पर उन्होंने अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। सुनील अर्कवंशी ने कहा कि जब समाजवादी पार्टी सत्ता में थी तो इनकी सरकार में लोग मूर्तियां तोड़ने का काम किया करते थे। साथ ही उन्होंने कहा कि आज जिस तरीके से मूर्ति अनावरण करके दलित प्रेम दिखाकर जनता जनार्दन को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, वो सफल नहीं होगा और जनता 2024 में सपा को साफ कर देगी। सुनील अर्कवंशी ने साफ तौर से कहा कि बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी को अखिलेश यादव प्रधानमंत्री पद का दावेदार क्यों नहीं घोषित कर देते, मगर अभी तक उनका इस तरीके का बयान आया नहीं है। देखिए, ना ब्राह्मण प्रेम काम आया और ना ही दलित प्रेम काम आएगा। और पिछड़े 2017 के चुनाव में ही अखिलेश यादव से दूर हो चुके थे। आज मान्यवर काशीराम जी की मूर्ति का अनावरण करके समाजवादी पार्टी सिर्फ दिखावा करने का काम कर रही है। समाजवादी पार्टी जब सत्ता में थी तो इनकी ही सरकार में लोग मूर्तियां तोड़ने का काम करते थे और आज जिस तरीके से दलित प्रेम दिखाकर जनता जनार्दन जज मालिक को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, अब इन लोगों के बहकावे में आने वाले नहीं हैं और 2024 में पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी का सफाया होगा। गोरखपुर में निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि गोरखपुर के सभी जिलों की निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं की समीक्षा बैठक बुलाई गई थी, जिसमें आगामी चुनाव निकाय और लोकसभा में पार्टी की स्थिति को लेकर आगामी चुनावों में जीत को लेकर चर्चा हुई है। संजय निषाद ने कहा कि निषाद पार्टी गठबंधन के साथ ही आगामी चुनावों में उतरेगी। साथ ही प्रदेश सरकार मछुआ समाज के सर्वांगीण विकास के लिए हर संभव कोशिश करने की बात भी वो कहते नजर आए। हमारे लोग तो ये जो हमारी सेना है निषाद पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सेना है, ये सेना जहाँ उतर जाती है तो हम तो सेना इसीलिए तैयार कर रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए और इसीलिए सेना तैयार है चुनाव जीतने के लिए और इसीलिए सेना है कि कैसे जो हारे हुए लोग हैं वो कभी भी सामने खड़ा ना पाए, क्योंकि इनको ये सेना वैसी सेना हो गई है कि पहले यही सेना कहती थी इन्हें हराओ इन्हें लाओ, इन्हें हराओ फिर उन्हें लाओ, यही चल रहा था 70 साल से। अब ये सेना हो गई है कि गांव की जनता के बीच में कि अब इन्हें मत लाओ इन्हें मत आने दो। अब हम लोग रहेंगे निषाद पार्टी भारतीय जनता पार्टी। फाइनल और फाइनल दोनों निश्चित रूप से सेमीफाइनल भी है फाइनल भी है। और हम लोग देखो जो राजनीति हम लोग जनता की सेवा के लिए करते हैं। पिछली सरकारों का कृत बता दें हम कि किस तरीके से हुआ था कि हमारे लोग किसी तरीके से आंदोलन कर रहे थे। हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान पर पूर्ण विश्वास करते हैं। हम लोग यूपी बोर्ड और एनसीईआरटी की किताबों से मुगलों का इतिहास हटाने को लेकर कुछ रिपोर्ट्स सामने आई थी। रिपोर्ट्स में कहा गया था कि 12वीं कक्षा की किताबों से मुगलों के इतिहास को हटा दिया जाएगा। तो वहीं योगी सरकार में माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाबो देवी ने इस सूचना का खंडन किया है। गुलाब देवी ने मुगलों के इतिहास को हटाने की सूचना को अफवाह बताते हुए कहा कि 12वीं के सिलेबस में कोई बदलाव नहीं किया जा रहा है। गुलाब देवी ने कहा कि सोशल मीडिया पर चल रही खबर अफवाह है। देखो, सभी इस बात को जानते हैं कि विपक्ष इस बात को सहन नहीं कर पा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय योगी जी की सरकार सभी पक्षों को लेके चलती है, सभी धर्मों को लेके चलती है, सभी वर्गों को लेके चलती है। सरकार की जितनी योजनाएं हैं, कोई भी योजना ऐसी है जो सभी धर्म जिसका उपयोग नहीं कर रहे हो, फायदा नहीं मिल रहा हो सभी धर्मों को। और यदि वास्तव में कहा जाए तो जितने वैसे लोग हैं जो दूसरी विचारधारा रखते हैं वो ही सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे हैं। मैं यहाँ स्पष्ट बता देना चाहती हूँ, लेकिन हमारी सरकार की तरफ से कोई भेदभाव नहीं है। सीएम योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री अमित शाह 7 अप्रैल को आजमगढ़ के दौरे पर जाएंगे और जनसभा को संबोधित भी करने वाले हैं। साथ ही संगीत महाविद्यालय की आधारशिला भी रखते नजर आएंगे, जिसको लेकर सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ अधिकारियों के साथ बैठक करते नजर आए और तैयारियों को लेकर दिशा निर्देश भी दिया है। आने वाले 7 तारीख को पूजनीय महाराज जी के हाथों से और हमारे जो गृह मंत्री हैं भारत सरकार के, उनके हाथों से उसका हम लोग शिलान्यास करेंगे।
तो चलिए सीधे रुक करेंगे मुजफ्फरनगर का, जहां पर संजीव बालियान पहुंचे हुए थे और इस दौरान उन्होंने काऊ सेंचुरी, जो कि उनकी महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है, काऊ सेंचुरी का निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने संवाददाता से बात करते हुए क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनाएंगे। की एक योजना है काऊ सेंचुरी बनाना। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान हमारे साथ मौजूद है। प्रयास चल रहा है 2023 के जनवरी के पहले सप्ताह से, जो आज जाकर पूरा हुआ है, और मेरे साथ इस वक्त मौजूद है मंत्री संजीव बालियान। पूरी जानकारी काऊ सेंचुरी के बारे में पता करते हैं, क्या है ये काऊ सेंचुरी और किस तरह का निर्माण होगा और किस तरह का यहाँ लोगों को रोजगार भी मिलेगा। सर, पहले तो जनता टीवी में स्वागत है आपका। धन्यवाद। ये काऊ सेंचुरी जो आपने जनवरी में शुरुआत की थी, जिसपे विवाद भी आई, क्या प्रोग्रेस है? विवाद समाप्त हुए तो गुलपुर कमेड़ा में अब इसका निर्माण कार्य होगा। 40 एकड़ की जमीन है, 90 एकड़ सामने वाली है। 40 एकड़ में निर्माण कार्य होगा। 18 काऊ शेड बनेंगे। 4 महीने के अंदर प्रोजेक्ट पूरा होगा। जब 5000 मिनिमम है जो इसमें गोवंश यहाँ रहेगा, तो शायद इतना ही मुजफ्फरनगर में होगा, तो मुजफ्फरनगर का सारा गोवंश हम यहाँ ले आएंगे और यहाँ अच्छी तरह उनकी देखभाल और व्यवस्था करेंगे, तो किसान भी शांति से सोएगा और गोवंश भी यहाँ पर रहेगा। बाहर घूमने की बहुत बड़ी 40 एकड़ 250 बीघे ज़मीन बहुत होती है, तो बेहतर तरीके से रखेंगे, रोजगार भी मिलेगा। कुछ और आगे भविष्य में प्रोजेक्ट इससे जुड़ेंगे तो रोजगार की संभावनाएं शुरुआत में भी और आगे भी है। सर, अपने रास्ते से आते हुए एक स्कूल देखा है जो सरकारी योजना है, बंद पड़ा है, क्या कोई शुरुआत आपकी तरफ से की जाएगी? अभी दिशा की बैठक में यहाँ से जिला पंचायत सदस्य हैं रजत, उन्होंने मुद्दा उठाया था और इसमें बात हो चुकी है कि इसमें जो फंड नहीं आया, 2013 में शुरू हुआ था, ये अल्पसंख्यक विभाग के द्वारा बनाया जा रहा था, लेकिन उसमें फिर जांच में अटक गया। अब इसे पूरा करके इसमें मुझे लगता है इसका फंड जल्दी आ जाएगा। चलो मंत्री संजीव बालियान ने काऊ सेंचुरी के बारे में पूरी जानकारी दी है और इस वक्त काऊ सेंचुरी के जो बन रही है, ये जिला पंचायत का क्षेत्र भी पड़ता है। मेरे साथ इस वक्त जिला पंचायत अध्यक्ष मुजफ्फरनगर डॉक्टर वीरपाल निरवाल मौजूद है। बात करते किस तरह का सहयोग जिला पंचायत की तरफ से काऊ सेंचुरी जो भारत सरकार की योजना कैसा रहेगा। सर, जनता टीवी में स्वागत है आपका। डॉक्टर वीरपाल निरवाल जी, काऊ सेंचुरी बन रही है, जिला पंचायत का पूरा एरिया पड़ता है, तो किस तरह का सहयोग आपको केंद्र सरकार की रहेगा? मेरे पड़ोस का क्षेत्र है। पहले भी जहाँ काऊ सेंचुरी बन रही थी वहाँ भी जिला पंचायत की तरफ से मार्ग का निर्माण किया जाना था, लेकिन वहाँ विवाद हुआ। और अब यहाँ पर जहाँ काऊ सेंचुरी बन रही, इसमें भी जिला पंचायत की तरफ से जो रास्ते का निर्माण होगा, जैसे अभी आपके सामने बात आई, वो रास्ते का निर्माण अभी 10-5 दिन में यहाँ शुरू कर देंगे और काऊ सेंचुरी बनने से पहले पहले हम अपने उस रास्ते का निर्माण पूरा कर चुके होंगे। क्षेत्रवासियों के लिए क्या किस तरह की तरक्की रहेगी, किस तरह का व्यापार, किस तरह का? क्षेत्रवासी तो बहुत मतलब तत्परता के साथ में ये देख रहे कि काऊ सेंचुरी बने और जो नुकसान किसानों का हो रहा, मुझे लगता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों का जितना बड़ा नुकसान इससे हो रहा है, इससे बड़ा नुकसान कुछ नहीं हुआ होगा। और ये काऊ सेंचुरी बनेगी, 5000 की क्षमता है, लेकिन मुझे लगता है कि 5 के 10 के बीच क्षमता, 5000 से 10,000 के बीच में इसमें गौधन आएगा और सारी जो आधुनिक व्यवस्थाएं हैं उसमें यहाँ की गई। और रोजगार के भी आपने देखा होगा, अभी रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। आप देख रहे हैं ये जो ट्रैक्टरों से बराबर करे, ये भी एक रोजगार है। उसके बाद में गाय रखे जाएंगे, उनके पालन पोषण के लिए, उसके चारे के लिए, उनकी सेवा के लिए बहुत बड़ा एक रोजगार यहाँ क्षेत्र वालों को मिलने जाएगा। माना जाएगी कि शुरुआत होते ही रोजगार मिलने लगा। बिल्कुल, शुरुआत होती है रोजगार मिलने लगा। आप देख रहे हैं अभी से रोजगार मिलने लगा, कितने मजदूर यहाँ लग रहे हैं, ये भी एक रोजगार की कड़ी। और उसके बाद जब ये बनकर तैयार होगी, उसके बाद में जो उनके गोबर से जो अलग अलग प्रोडक्ट बनेंगे, वो भी आप देखेंगे आधुनिक तरीके के प्रोडक्ट यहाँ पर बनेंगे। क्षेत्र में किस तरह का माहौल है? क्षेत्र में बहुत अच्छा माहौल है, सब लोग इसका स्वागत कर रहे हैं। मेरे साथ जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर वीरपाल निरवाल थे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं एक बार कि यहाँ कितने वाहन खड़े हैं जो इसको लेवल कर रहे हैं। बड़े बड़े टीले होते हैं यहाँ पर, जिनको जेसीबी, ट्रैक्टर्स दर्जनों की संख्या में यहाँ लगे हुए हैं। ये करीब 250 बीघे का एरिया है जहाँ काऊ सेंचुरी बनकर तैयार होगी, जिसमें 18 शेड बनेंगे, जिसमें गाय के लिए अंत्येष्टि स्थल भी बनेगा, गैस प्लांट भी लगेगा जिससे सीएनजी बनाई जाएगी और लोगों को रोजगार भी मिलेगा। क्षेत्रवासियों के लिए एक हाईवे से कनेक्टेड रोड भी बनेगा, जिसकी शुरुआत होने जा रही है 10 दिन के अंदर ही, जिला पंचायत अध्यक्ष वीरपाल निरवाल के द्वारा बताया गया है। और जल्दी ही इस क्षेत्र के अंदर एक विकास की लहर, विकास की योजनाएं और भी बाकी आपको देखने मिलेगी। और लगातार काऊ सेंचुरी हमने जनवरी 2023 में आपको दिखाया था ग्राउंड जीरो से केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान के साथ। आज की उसकी शुरुआत हो चुकी है और आज भी केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान हमारे साथ मौजूद रहे। पवन अग्रवाल, जनता टीवी, मुजफ्फरनगर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज दिल्ली दौरे पर पहुंचे हुए थे। दिल्ली पहुंचते ही सबसे पहले उन्होंने संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात करी। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी उनके साथ मौजूद रहे। इसके बाद सीएम धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करी थी।
ये मुलाकात दोनों ही बेहद खास थी। प्रधानमंत्री से मुलाकात के दौरान जोशीमठ पर विस्तार से चर्चा हुई। साथ में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री को 4 धाम यात्रा यानी कि केदारनाथ और बद्रीनाथ यात्रा का निमंत्रण भी सौंपा है। जमरानी बांध बनना है और इसके बनने से एक लंबे क्षेत्र को जो पेयजल और सिंचाई का बड़ा भूभाग उसके अंतर्गत आने वाला है, तो अंतिम चरण में है। उसको भी भारत सरकार की जो कैबिनेट कमेटी है उससे स्वीकृति मिलनी है, उसके लिए मैंने अनुरोध किया है। साथ में जोशीमठ की जो आपदा है उसके पुनर्वास के लिए भी, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं उसका संज्ञान वो लगातार लेते रहे हैं, तो मैंने फिर से अनुरोध किया है कि जल्दी से जल्दी जोशीमठ पुनर्वास के संबंध में जो केंद्र से ज़रूरी सहायता मिलनी है वो सहायता हमको मिल जाए। और साथ में प्रधानमंत्री आवास योजना जिसमें 25,423 आवासों का लक्ष्य है, वह भी शीघ्र से शीघ्र जो है हमको आवंटित हो जाए। साथ में जल विद्युत की जो लगभग 8 परियोजनाएं जो अलकनंदा एवं भागीरथी नदियों पर प्रस्तावित हैं, जिस पर न तो सुप्रीम कोर्ट की कोई रोक है, कोई प्रतिबंध न्यायालय का भी नहीं है, और जो अन्य संस्थान हैं जो हमारे पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाले हैं, उनकी भी कोई भी ऐसी प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है। और इन 8 परियोजनाओं को राज्य सरकार को बनाने के लिए स्वीकृति प्रदान अगर हो जाएगी तो 119 मेगावाट बिजली उत्तराखंड राज्य को निकट भविष्य में मिल पाएगी, तो उसके लिए भी कहा है। साथ में एक वंदे भारत एक्सप्रेस जो बाबा विश्व बागेश्वर में पेंशन में जो विसंगतियां देखने को मिल रही है, पूर्व सैनिकों में खासा आक्रोश भी है इस वजह से, जिसके चलते पूर्व सैनिकों ने जिला कार्यालय पर जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान 300 से ज्यादा पूर्व सैनिकों और उनके परिजनों ने जिला अधिकारी के जरिए प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। तो वहीं पूर्व सैनिकों का कहना है कि 1 रैंक 1 पेंशन लागू होने के बाद भी पूर्व सैनिक की दशा सुधर नहीं पाई है। उन्होंने कहा कि अगर केंद्र सरकार जल्दी हमारी पेंशन में हो रही विसंगतियों को दूर नहीं करती तो उत्तराखंड के पूर्व सैनिक केंद्र सरकार को गद्दी से नीचे उतार देंगे। जम्मू कश्मीर की भी सेम परिस्थिति है, लेकिन देखो कितना वहां पर जाता है, कितना वहां पर जो है सरकार देती है, उत्तराखंड को कुछ नहीं देती है। हमारे पास एक साधन था फौज में जाने का, उसका भी हमारा अग्निवीर बना दिया। अब हमारा कोई वीर बनेगा नहीं। हम सरकार से बोरी भर के रुपया नहीं मांग रहे हैं, हम सरकार से अपना हक मांग रहे हैं। भारत हमारी उत्तराखंड सरकार चाहे तो उसको उस हीरे की तरह यूज कर सकती है, कहीं पर भी आपदा में कहीं पर भी हम जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन जो हमारे साथ ये बेइंसाफी हो रही है, इसके बारे में हमारे राज्य सरकार के हमारे जो नेता हैं, हमारे जो सांसद हैं, उनको हमारे मोदी जी को बताना चाहिए कि हमारा प्रदेश भी इस व्यथा से पीड़ित है। नहीं तो हम संगठन के माध्यम से, हम कमांड के हिसाब से चलते हैं, जो हमारे सीनियर कहेंगे हम पूर्ण विरोध करेंगे और हो सकता है 2024 में सत्ता से बाहर कर देंगे। जिन लोगों के लिए लागू था ये OROP, जो जिसको जबरदस्ती घर भेजा जाता है, जिसको बायोडर घर भेजा जाता है, उन लोगों के लिए लगे, ऊपर वालों के लिए नहीं थी ये, जो 60 से 65 साल तक सर्विस कर। उत्तराखंड में हाईकोर्ट ने सरकार को बड़ा झटका देते हुए भर्ती घोटालों की जांच से इनकार कर दिया है। दरअसल राज्य सरकार ने भर्ती घोटालों की जांच सीबीआई से कराने को लेकर प्रदर्शन कर रहे बेरोजगार युवाओं को भर्ती घोटालों की जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज से कराने का आश्वासन दिया था, जिसके बाद बेरोजगार युवाओं ने अपना प्रदर्शन खत्म किया। सरकार ने अपने आश्वासन के बाद हाईकोर्ट में पत्र दाखिल किया, लेकिन हाईकोर्ट ने सरकार को बड़ा झटका देते हुए भर्ती घोटालों की जांच से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। अब इस मामले में विपक्ष ने सरकार पर तंज कसा और कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी ने कहा है कि धामी सरकार के भ्रष्टाचार का दायरा काफी बड़ा है, जिस वजह से हाईकोर्ट ने भी इस मामले में दखल देने से इनकार किया है। करारे तमाचे की तरह देखती हूँ धामी सरकार के मुंह पर, इसलिए क्योंकि चौबे जी गए थे छब्बे बनने और बनकर लौटे धुबे वाला हाल हो गया है कि आप किस तरह से पूरी जनता की आंखों में धूल झोंकते हुए उत्तराखंड की जनता हो, मीडिया हो, विपक्ष हो, बेरोजगार संघ हो, तमाम लोगों ने सीबीआई जांच की मांग करी। देखिए, सरकार की तरफ से पत्र गया था और ये कहा था कि सिटिंग जज की तरफ से यदि कोई जांच होती है तो हमने प्रस्ताव भेजा था।
अब यदि उन्होंने इनकार किया है तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं जो हमारी SIT की जांच जिस प्रकार से चल रही है, हालांकि उस समय भी माननीय न्यायालय ने कहा था कि सही दिशा में ये जांच चल रही है, तो उसी तरह से अभी भी जांच चलेगी। उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन के कर्मचारियों ने देहरादून के EC रोड शाखा पर धरना प्रदर्शन किया। विद्युत कर्मचारियों का आरोप है कि IT पार्क के पार्षद अभिषेक पंत ने 4 लोगों के साथ मिलकर IT पार्क पावर हाउस में तैनात विद्युत कर्मी के साथ मारपीट की है, जिसके बाद पीड़ित कर्मी देहरादून के एक निजी अस्पताल में एडमिट हैं। साथ ही विद्युत कर्मचारियों ने पुलिस पर सत्ता के दबाव में आकर मामला दर्ज न करने का आरोप लगाते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। देखिए, मामला पिछले शनिवार का है। शनिवार को IT पार्क के पार्षद श्री अभिषेक पंत द्वारा जो है हमारे कर्मचारी मोहन चंद पाठक के ऊपर दबाव बनाया गया कि बिना कागजों के जो हैं वो कनेक्शन दें। जब उनके द्वारा मना किया गया तो उनके साथ 4 जनों के साथ मिलके मारपिटाई की गई। इतनी बुरी तरह उन्हें मारा गया कि वो जो है 3 दिन ICU में कैलाश हॉस्पिटल में रह के आए हैं, जिसकी गवाही सबूत जो है आप कैलाश हॉस्पिटल से ले सकते हैं। 3 दिन तक वो एडमिट रहे, परंतु पुलिस प्रशासन, जब मीडिया में बात आ गई, आप लोगों का साथ हमें मिल गया, तब जाके FIR लॉन्च हुई। और उसके बाद भी FIR तब लॉन्च हुई जब उनको पूरा टाइम दे दिया गया कि वो क्रॉस FIR लिखा दें। हाँ, ये जरूर हो रहा है कि संबंधित पार्षद जो है दबाव बनाने के लिए और इधर उधर की जनता लेके, मतलब हमारे साथ बैठी है उस इलाके की जनता, उस संबंधित इलाके की जनता जहां पे एक किस्सा हुआ है, और उनके साथ बैठी है रायपुर की जनता। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने 3 से 4 अप्रैल के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। आपको बता दें कि मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने मंगलवार को उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। साथ ही 35,000 मीटर से ऊपर के क्षेत्रों में बर्फबारी की भी अलर्ट जारी हुए हैं। इस दौरान मैदानी इलाकों में भी ठंडी हवाएं चलने और बारिश को लेकर के पूर्वानुमान जारी किया गया है। आपको बता दें, पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के चलते उत्तराखंड में इस तरह की स्थितियां बन रही हैं और 5 अप्रैल से मौसम साफ रहने की उम्मीद जताई जा रही है। सीवियर थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी है किसी लोकेशन पे, वो करीब आधा 1 घंटा ही चलती है, इससे ज़्यादा नहीं रहती हैं, तो उस दौरान कम से कम प्रिकॉशन लेना चाहिए। विशेषकर पहाड़ों में देख रहे हैं कि जो भेड़ बकरी हैं, जो चराने जाते हैं लोग, या भेड़ बकरियां भी है, तो उनको नुकसान इस दौरान होता है। तो 3-4 में फिर से जो एक्टिविटी है, एक पश्चिम विक्षोभ और भी निकलेगा, उससे भी थोड़ी एक्टिविटी दिख रही है, पर उतनी ज़्यादा नहीं है। तो चलिए फटाफट अंदाज में 2 मिनट में 10 अहम जिलों का रुख करेंगे। रामनगर में पूर्व सैनिक उत्थान और कल्याण समिति के तत्वाधान में 1 रैंक 1 पेंशन की मांग को लेकर पूर्व सैनिकों ने किया प्रदर्शन। साथ ही सरकार के खिलाफ नाराजगी जाहिर करते हुए प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री के नाम SDM को सौंपा ज्ञापन। लखनऊ में छात्र संघ बहाली को लेकर जमकर हंगामा, यूनिवर्सिटी में छात्रों ने किया विरोध प्रदर्शन। चित्रकूट में ट्रक के नीचे आने से युवक की मौत, बाइक सवार गौवंश से टकराने के बाद ट्रक के नीचे आया युवक, घटना का CCTV फुटेज आया सामने। रामपुर में कोरोना को लेकर जिला अस्पताल प्रशासन अलर्ट, CMS HK मिश्रा ने कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करने की मरीजों से करी अपील, मरीजों की जेबों पर डाका डालने वालों के विरुद्ध होगी बड़ी कार्रवाई। अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ बनाने की मांग, हरिगढ़ बनाने को लेकर लगाए गए पोस्टर, करीबन 350 पोस्टर फाड़ने का समुदाय विशेष पर लगा आरोप, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता नीरज शर्मा ने की कार्रवाई की मांग। अलीगढ़ में जुआ के पैसों के लेन देन में घंटों चला विवाद, 100 रुपए को लेकर हुआ हंगामा, मारपीट का वीडियो हो रहा है वायरल, घंटों चली मारपीट में पुलिस पर उठे सवाल। रामनगर में कोसी बैराज पर पेड़ पर दिखे 2 स्तनधारी जीव, स्तनधारी जीवों को देखने के लिए राहगीरों की उमड़ी भीड़, जीवों की पहचान करने में लगे हैं लोग। मथुरा में भाजपा सरकार की नीतियों के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल, राहुल गांधी के समर्थन में NSUI के साथ ही युवा कांग्रेस ने किया पुतला दहन कार्यक्रम, CM का पुतला दहन से पहले कांग्रेसियों को लिया हिरासत में। श्रावस्ती में अवैध तमंचा और कारतूस के साथ आरोपी गिरफ्तार, पटेल नगर मोहल्ले से पकड़ा गया आरोपी, आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज, भेजा गया जेल।
अमरोहा में ट्रक की चपेट में आने से बाल बाल बची जान। घटना का महानगर अध्यक्ष की ताजपोशी के बाद विवादों से घिरी कांग्रेस में गुटबाजी तेज। सीपी शर्मा ने पत्रकार वार्ता करते हुए वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष मीना शर्मा पर किया तीखा हमला। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।